पहली बार विदेशी धरती पर सबसे बड़े बदले की कार्रवाई की है। सिर्फ 4 दिन बाद भारतीय सेना ने जवानों की शहादत का सबसे बड़ा बदला लिया है। पहली बार विदेशी धरती पर उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सेना ने म्यांमार में घुसकर उल्फा और एनएससीएन के उग्रवादियों को ढूंढ ढूंढकर जवानों की शहादत का सबसे बड़ा बदला लिया है। पहली बार विदेशी धरती पर उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सेना ने म्यांमार में घुसकर उल्फा और एनएससीएन के उग्रवादियों को ढूंढ ढूंढकर मार डाला है। विदेशी धरती पर भारतीय सेना ने सबसे बड़ा बदला लिया है। सेना ने उन उग्रवादियों को मार गिराया जिन्होंने मणिपुर में देश के 18 जवानों की हत्या कर दी थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने विदेशी धरती पर घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसलिए इसे सेना का पहला सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और म्यांमार के बॉर्डर पर म्यांमार के साथ समन्वय करते हुए जो कार्रवाई की है उग्रवादियों के खिलाफ, उससे देश के मनोबल को बहुत मदद मिली है। इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना की सहायता ली। पूरी रणनीति तैयार की गई, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विरोधी गुटों का काफी नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन के बाद सेना की तरफ से साफ साफ कहा गया कि भारतीय सुरक्षा ठिकानों पर हमले की बड़ी साजिश हो रही है, जिसे देखते हुए सेना ने ये कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों में हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। ये हमले उन्हीं गुटों और उन्हीं सहयोगियों के द्वारा होने की संभावना थी, जिन्होंने हाल ही में हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। मणिपुर के चंदेल में 4 जून को उग्रवादियों ने सेना की टुकड़ी पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट था। सीमांत राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। खबर है कि मणिपुर में हुए इसी कातिलाना हमले के बाद पीएम मोदी ने हर हाल में कड़े एक्शन का आदेश दिया। पीएम के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियों ने उग्रवादियों के जमा होने की सूचना को 3 स्तर पर चेक किया। सेना के बड़े अधिकारियों और खुफिया विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई गई और 5वें दिन यानी 9 जून को भारत ने म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जो संदेश जाता है दुनिया को वो ये है कि भारत के विरोधी कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भारत की सीमा के अंदर हो या बाहर हो, और भारत की सरकार झिझकेगी नहीं सीमा पार आतंकवादियों को खत्म करने से। आपको बता दें कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सीधे टारगेट को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया जाए और उससे आसपास रहने वाले लोग और उनसे जुड़ी हुई चीजों को नुकसान न हो, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मैंने जब ओबामा की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब बात की थी कुछ विशेषज्ञों से और कहा था कि क्या भारत किसी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है, क्या भारत ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तब मुझे एक बहुत टॉप सोर्स ने यह कहा था कि भारत के पास ऐसी पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, लेकिन ये विल पावर अब सरकार में जागी है। सरकार ऐसा करने का मादा रखती है, सरकार की इच्छा शक्ति इस ढंग की हुई है। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिससे भारत का सर और फक्र से उठता है। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी जुड़ेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। EN राम मोहन राव साहब, जो कि रिटायर्ड डीजी हैं, BSF अपने जमाने के जाने माने अफसर रहे हैं और कई सारे ऐसे ऑपरेशंस में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप से लड़ते रहे हैं, ऐसे लोगों से लड़ते रहे हैं, ऐसे फोर्सेस से लड़ते रहे हैं जो देश के सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाते रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप इंडिया न्यूज पर हमेशा उनको देखते हैं। SR सिन्हा साहब हैं, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काफी काम किया है। और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। सबसे पहले चलते हैं, उनसे जानते हैं कैसे हुआ है ये सर्जिकल स्ट्राइक। अनुराग। दीपक बाबा शुक्रिया। हम यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे कि म्यांमार की सीमा में सेना का सर्जिकल स्ट्राइक आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले लक्ष्य की पहचान की गई। लक्ष्य की पहचान करने के बाद अगले कदम की ओर बढ़े और पुख्ता खुफिया जानकारी जुटाई गई कि आखिर किस तरीके से किस किस मोर्चे पर यह सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। पुख्ता खुफिया जानकारी जुटाने के बाद 3 स्तर पर खुफिया सूचना को चेक किया गया कि कोई भी सूचना, क्योंकि अक्सर सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल हो यह जरूरी नहीं होता है। स्पेशल फोर्स खुफिया विभाग के जुड़े लोगों की रेकी के बाद मौके के नजदीक उनको भेजा गया। जो पूरी जानकारी 3 तरफा जुटाई गई थी, उसके बाद उन्हें मौके पर भेजा गया। इसके बाद फिर चौथा चरण क्या रहा इसका, आर्मी कमांड ने PMO से स्ट्राइक के लिए फाइनल अप्रूवल मांगा कि अब हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए अप्रूवल मांगा। ये चौथा चरण था। चौथे चरण के बाद, इस अप्रूवल के मिलने के बाद यह स्ट्राइक की गई। 5वां चरण, म्यांमार के अधिकारियों को सूचना दी गई, उन्हें लूप में लिया गया। बाकायदा म्यांमार के अधिकारी और हिंदुस्तान के अधिकारी इस पूरे सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर के एक दूसरे के लूप में थे, एक दूसरे के लिंक में थे। म्यांमार के अधिकारियों को सूचना दी गई। मिशन पर गई सेना की टुकड़ी को पहले लक्ष्य की पहचान कराई गई। उनको बताया गया कि आपको क्या लक्ष्य भेजना है, आपका लक्ष्य क्या होगा उग्रवादियों को मारने के लिए, कहां पर आपको फोकस करना है। ऐसी जगहों की उन्हें पहचान कराई गई और अचानक से उग्रवादियों के कैंप में घुस करके धावा बोला गया। अचानक से सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है, जिससे जो टारगेट है उसे संभलने का मौका न मिले, उसे किसी तरह की कोई तैयारी करने का मौका न मिले। यह 7वां चरण था, जब बिना किसी जानकारी के धावा बोला गया। 8वें चरण के तौर पर दूसरे और तीसरे लक्ष्य की तरफ ऑपरेशन को मोड़ा गया। जब पहला लक्ष्य हासिल कर लिया गया, उसके बाद 3 डायमेंशनल ये पूरी स्ट्राइक थी, इसको दूसरे और तीसरे चरण की तरफ मोड़ा गया। ये 8वां चरण था इसका। इसके बाद उग्रवादियों की छावनी को तहस नहस करके उस पर सफलतापूर्वक कब्जा किया गया। बाकायदा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था ये सक्सेसफुल हुआ। पूरी तरह से उनकी जो छावनी थी उग्रवादियों की, उसे तहस नहस कर दिया गया और विजय हासिल की गई। स्ट्राइक के बाद हुए डैमेज की खुफिया रिपोर्ट, जरूरी सूचनाएं, ये तमाम इकट्ठी की गई। दीपक। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक होता है। अनुराग ने बड़े तफसील से समझाया। भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत लगती है। अगर म्यांमार को कन्विंस करना था तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी की, भारत की फॉरेन पॉलिसी की, भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता कहा जाएगा। बहुत बड़ी सफलता है भारत की विदेश नीति की। और इसके रक्षा क्षेत्र में क्या मायने हैं, इसके कूटनीतिक स्तर पर क्या मायने हैं, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से सेना का मोराल कितना बूस्ट होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले चलूंगा GD बख्शी के साहब के पास। बख्शी सर, मेजर जनरल बख्शी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे सोची होगी, जो सवाल मैं राम मोहन राव साहब से पूछ रहा था, कैसे सोची होगी ये पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज अफसरों ने। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पिछले 3 महीनों में 3 एम्बुश हो चुके हैं हमारे फौजी सिपाहियों के ऊपर, और जो आखिरी एम्बुश हुआ वो 4 तारीख को हुआ था इसी महीने की, और 18 बेचारे जवान हमारे शहीद हुए थे। 16 सालों से वहां सीज फायर चल रहा था, और फिर NSCN खापलांग ग्रुप और उसके सहयोगी ग्रुप ने यह सीज फायर तोड़ा। हमारे आर्मी चीफ सीधा फ्लाई करके गए वहां पे 3 कोर में। याद रखें कि वो पहले 3 कोर के कमांडर रह चुके हैं और वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर भी रह चुके हैं। उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग करी वहां पे। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन 21 पैरा SF हमारी स्पेशल फोर्सेस की जो यूनिट है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है।
हवाई सेना के B-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो खासकर स्पेशल मिशंस के लिए ले जाते हैं, वो भी हमारे वहां मौजूद हैं एयरफोर्स के। और हमारे पास जो हैं आपके जो UAVs हैं, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जो आपके रेकी एयरक्राफ्ट हैं अनमैन्ड, वो भी उन्होंने पूरी खबर हासिल की, ह्यूमन रिसोर्सेज ने खबर हासिल की। देखिए, जो सही बात यह है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो हेलीबोर्न ऑपरेशंस होते हैं, इस प्रकार के 3 हेलीबोर्न ऑपरेशंस में मैं पर्सनली हिस्सा ले चुका हूं जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, आर्मी और UAVs के बीच में, इंटेलिजेंस के जो बंदे हैं ग्राउंड पे उनके बीच में। अमेरिका ने इसी प्रकार का ऑपरेशन अबाटाबाद में किया था। आप जानते हैं उनका एक हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया था, काफी अड़चने और उनको दिक्कतें आई थी। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है अमेरिका के लिए भी, और मैं समझता हूं बहुत फख्र की बात है, आज बहुत फख्र की बात है कि ये इतना क्लीनली ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने सरअंजाम दिया है। बगैर खरोच के वो लोग वापस आ गए और तकरीबन 20 जो है वहां पे आतंकवादी और इंसर्जेंट मार गिराए हैं उन लोगों ने। उनके घर में जाकर एक क्लियर संकेत दिया गया है कि अगर आप हमारे भारतीय जवानों को हाथ लगाएंगे, हमारे सिविलियंस को हाथ लगाएंगे, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप ये नहीं समझ सकते कि आप जाके म्यांमार के या पाकिस्तान के इलाके में छुप के दुबक के बैठ जाएंगे और हमें नाक चिढ़ाते रहेंगे। आपको वहां भी कीमत देनी पड़ेगी। आप जहां जाए आपको जस्टिस को खींचकर आपको जस्टिस के लिए लाया जाएगा। 4 तारीख को हमारे 18 जवान शहीद किए। 5 दिन के बाद भारतीय फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुश्मन के खेमे में घुस के उसका खेमा बर्बाद किया है। ये बहुत ही वेलकम घटना है। ये बहुत ही बड़ा चेंज है ये साउथ एशियन पैराडाइम में, जहां भारतवर्ष केवल दूसरी गाल आगे करता रहा था चपेड़ खाने के लिए। पाकिस्तान से 30 साल चपेड़ खाते आ रहे हैं बगैर रेजिंग कॉस्ट। तो मोदी सरकार ने आज एक ऐलाने जंग जैसा कर दिया है। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, दस फार एंड नो फर्दर। अगर आप भारतीय नागरिकों के खून गिराएंगे, आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। आप जहां भी हो, आपको हम जाके धर दबोचेंगे। हमारी सेना में इतनी क्षमता है, हमारे स्पेशल फोर्सेस में इतनी क्षमता है कि आपके लिए वो कीमत बढ़ा दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो म्यांमार में घुसकर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे बड़ा जवाब चीन को मिला है। जानकारों का दावा है कि मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर जो हमला हुआ है वो बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। मणिपुर में सेना की टुकड़ी पर हमले के पीछे चीन की बड़ी साजिश है। क्या हिंदुस्तान ने म्यांमार में सर्जिकल ऑपरेशन कर चीन की बड़ी साजिश का जवाब दिया है? विदेशी धरती पर भारत के पहले सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी बात रक्षा विशेषज्ञ से समझिए कि ये देश के खिलाफ एक बड़ा भारी षड्यंत्र कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो एजेंसीज हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, और इसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है। SR सिन्हा के मुताबिक चीन ने प्लानिंग के तहत उत्तर पूर्व में 2 बड़ी साजिश की। पहली बड़ी साजिश ये कि नागालैंड और मणिपुर के 5 बड़े उग्रवादी संगठनों को एक छत के नीचे लाया है। देखिए ये संगठन कौन कौन से। पहला NSCN खपलान, दूसरा उल्फा वेस्ट, तीसरा उल्फा पुराना, चौथा कोचिन लिबरेशन ग्रुप, 5वां NDFA बोडो ग्रुप। चीन की पहल पर जब ये 5 हिंदुस्तान विरोधी संगठन एक छत के नीचे आए हैं, तब चीन ने हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन परेश बरुआ को अपने यहां शरण दी। बरुआ, जिनको बांग्लादेश से बुलाकर अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे वाले सीमावर्ती इलाके में ठहराया गया है, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भारत के खिलाफ छोटे मोटे ऑपरेशन कर रहे उग्रवादी संगठनों को एक कर कोई बड़ी उग्रवादी कार्रवाई करे। इकट्ठा मिलकर इन्होंने ये एम्बुश प्लान किया। इसलिए प्लान किया ये मणिपुर एरिया में कि वहां पे भी UNLF का एक ग्रुप है कि जो मेटी ग्रुप है,
ये दूसरा ग्रुप है। तो दूसरे ग्रुप को लेट डाउन करने के लिए और एम्बुश होए, जिससे कि इस इलाके में आर्मी अपने ऑपरेशंस माउंट करे और जो यूएनएलएफ ग्रुप है, मेटी ग्रुप है, जो कि इनके साथ नहीं है, जो दूसरा ग्रुप है वेस्ट वाला उसके साथ नहीं है, उनका सफाया वहां पे हुआ है। चाइना का इसमें भी हाथ है, मदद मिली है हथियारों से, गाइडेंस से, हर किस्म से। सवाल उठता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब है कि चीन अरुणाचल और मणिपुर में भारत की तरफ से बनाए जा रहे हाईवे और दूसरे विकास के कामों को रोकना चाहता है। इसके लिए ही ये सारे तिकड़म किए जा रहे हैं। लेकिन चीन ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक्शन पर कोई ऐसा रिएक्शन देगा। भारत की सेना कह रही है कि वो करारा जवाब देगी। देश को आगे की इसकी और तहकीकात करनी चाहिए कि ये मसला क्या है। इससे बहुत कई छुपी बातें हैं जो कि आगे के लिए बहुत नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि चीन एक बार फिर से उसी पुराने ढर्रे पर है। मुंह से भाई भाई, पीठ में छुरा। संजीव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कैसे होता है सर्जिकल स्ट्राइक, और सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है, चीन को लेकर किस तरह की रणनीति है, क्या है हमारे जो रणनीतिकार हैं उनके दिमाग के अंदर। हम सिन्हो साहब से जानेंगे, हम मेजर जनरल बख्शी से जानेंगे ये दोनों चीजें इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हेलीबॉर्न स्ट्राइक तो हमने कई बार सुना था, क्योंकि कश्मीर में ऐसे ऑपरेशन कई बार होते हैं। हेलीकॉप्टर पे सेना चढ़ के जाती है, खुफिया लोग नीचे खड़े होते हैं और वो सूचना देते हैं सेना के अधिकारियों को। अनुराग ने आपको बताया, उसको डबल चेक किया जाता है, ट्रिपल चेक किया जाता है, पूरे हमले की योजना बनाई जाती है, कमांड से उसकी मंजूरी ली जाती है और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जाते हैं, नीचे उतरते हैं, अपने साथ असला ले जाते हैं, जगह को ध्वस्त किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक का क्या महत्व है विदेशी धरती पर, क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक, ये बताएंगे आपको अनुराग। चलिए आपको समझाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। देखिए क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक। किसी देश की सेना को अपने यहां किसी दूसरे देश की शासित धरती में अचानक बिना बताए घुसकर घातक तरीके से जब कार्रवाई की जाती है, स्ट्राइक क्या होती है। देखिए क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक। किसी देश की सेना को अपने यहां किसी दूसरे देश की शासित धरती में अचानक बिना बताए घुसकर घातक तरीके से जब कार्रवाई की जाती है, जैसा कि दीपक जी ने भी बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एबोटाबाद में जाकर के लादेन को मारा था, वो सर्जिकल स्ट्राइक था बहुत बड़ा। तो उसी तरह की कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। जब इस बात की 100% गारंटी हो कि दूसरे देश की जमीन पर स्ट्राइक करने वाले देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि उग्रवादियों ने हमला किया, हमारे 18 जवान मार दिए, यह जब तय हो गया कि हां यह हमला उग्रवादियों की तरफ से किया गया, आतंकवादियों की तरफ से किया गया, जब तय हो जाता है तब सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की रूपरेखा तैयार की जाती है। यहां किन हालात में सर्जिकल स्ट्राइक होता है ये हम आपको समझा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कम से कम 3 लेवल पर खुफिया सूचना को चेक किया जाता है। मसलन कि जब इतना बड़ा हमला किया जा रहा है तो खुफिया सूचना जो मिली होती है उसको 3 लेवल पर चेक किया जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हम किसी दूसरे देश में जाके कर रहे होते हैं। तो ये बेहतर होता है, बहुत जरूरी होता है कि मिली सूचना को चेक कर लिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले संबंधित देश की टॉप एजेंसीज को विश्वास में लेना होता है, उन्हें बताना होता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्हें भरोसे में लेना होता है, क्योंकि दूसरे देश के इलाके में, वहां के क्षेत्र में जाकर के यह हमला करना होता है। तो जरूरी है कि वहां की टॉप एजेंसीज को हम विश्वास में लें, भरोसे में लें। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक अकेला और ज्वाइंट दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक में वो देश और उसकी सेनाएं भी शामिल हो सकती हैं जिसके क्षेत्र में घुस करके आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, या फिर हमारे सेना भी हो सकते हैं, हमारे
हमारी सेना भी शामिल हो सकती है। ये जो इंडिया ने सर्जिकल ऑपरेशन म्यांमार में किया है, इसमें म्यांमार की सेना भी शामिल थी, नहीं कि दो तरफा था, दोनों तरह से ज्वाइंट था। इसको हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट सर्जिकल स्ट्राइक था। सर्जिकल स्ट्राइक में विरोधियों को भारी नुकसान पहुंचाने की मंशा होती है। कई बार ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर यह ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। कई बार सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब नहीं हो पाता है। ओसामा बिन लादेन के मसले की हमने बात की थी। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के एबोटाबाद में की गई ऐसी कार्रवाई काफी चर्चा में रही थी। सील कमांडोज ने घुस करके एबोटाबाद में अचानक रातों रात धावा बोला था। संभलने का मौका था ओसामा बिन लादेन को, नहीं दिया था और उसे मार गिराया गया था। यहां पर भारत से पहले सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका ने किया, हमने आपको बताया। इजराइल की सेना भी ऐसा कर चुकी। इजराइल की सेना ने दुश्मनों को मारने के लिए कई बार चर्चित सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। भारत से पहले भी ये सर्जिकल स्ट्राइक होते रहे। भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जैसा कि दीपक ने बताया कि पॉलिटिकल विल की कमी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाती थी, पर अब अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल विल के चलते ऐसा हुआ है। अमेरिका ने एबोटाबाद में पाकिस्तान की किया था सर्जिकल स्ट्राइक। 4 जून को मणिपुर के चंदोल में सेना की टुकड़ी पर कातिलाना हमला किया गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने हर हाल में कड़े एक्शन का आदेश दिया और तब जाकर के इस तरीके का यह सर्जिकल ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन म्यांमार की सीमा में घुस करके किया गया, जहां पर उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला बोला गया और पूरी तरीके से उनके ठिकाने को, उग्रवादियों के ठिकाने को नस्तनाबूद कर दिया गया, उनकी छावनी को नस्तनाबूद कर दिया गया। पीएम के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियों ने उग्रवादियों के जमा होने की सूचना को 3 स्तर पर चेक किया कि कहां उग्रवादी हैं। यह सूचना जो मिलती है कि यहां उग्रवादियों का ठिकाना, यहां छावनी है, तो इसे 3 लेवल पे चेक किया जाता है कि मिली हुई सूचना ठीक है या नहीं, क्योंकि हमको एकदम अचानक से धावा बोलना है। ऐसे में पूरी सूचना पुख्ता नहीं होगी तो गड़बड़ हो सकती है। सेना के बड़े अधिकारियों, खुफिया विभाग के अधिकारियों की एक बाकायदा टीम बनी, होमवर्क किया गया, पूरी तरीके से इस पूरी स्ट्रेटेजी पर काम किया गया कि जो सूचना मिली है, जैसे 3 लेवल पर चेक किया गया है, हमारी अभी अधिकारियों की टीम किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करेगी। जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, वो किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। 5वें दिन यानी कि 9 जून को भारत ने म्यांमार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 9 जून को यह स्ट्राइक कर दिया गया। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी उस पर काम करते हुए इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। दीपक, सिर्फ 5 दिन के अंदर किया गया अनुराग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की लीग में आ गया भारत, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीधे चलता हूं मैं सिन्हो साहब के पास। सिन्हो साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उनके सर पर चाइना का हाथ रहता है। इस जो सेना पर हमला हुआ था, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि चाइना के कहने पर या उसके इशारे पर या उसके संरक्षण के कारण ये हमला हुआ था। इसमें कितना चाइना का एंगल देखते हैं? सिन्हो साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर मेजर जनरल बख्शी के पास चलता हूं। बख्शी साहब, आपको आज फक्र हो रहा होगा एक सैनिक के तौर पर कि भारत आज इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की लीग में पहुंच गया है। बहुत फख्र है मुझे। हमारी सेना में ये काबिलियत बहुत देर से रही है, लेकिन हमें अपना हुनर दिखाने का मौका आज ही मिला है, जबकि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे वो पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है मार करने की। आपकी सेनाओं ने तो 1971 में ही हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को बना दिया था। 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे। लेकिन अभी उसके बाद से खासकर यूपीए के जो राज्य में तो बिल्कुल ही एक शांति के दूत हम फिर से बन गए थे और बहुत ही शांतिवादी जो नीतियां हैं वो अपनाई जा रही थी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि चीन बहुत देर से सारे जो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स हैं उनको एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और वो उनको हथियार दे रहा है यूनान के प्रांत से, उनको प्रशिक्षण दे रहा है, पनाह दे रहा है। ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि चीन को सोचना पड़ेगा अब कि अगर वो इस प्रकार की हरकतें करता रहा तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत ने भी तिब्बत का कार्ड प्ले कर दिया
तो जो तिब्बत के प्रांत में चीन को बहुत तकलीफ हो सकती है। चीन को सोच समझकर ये सब करना चाहिए जो वो कर रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई भी इस इलाके में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात यह है कि जो खापलांग है वो एक म्यांमार का, बर्मा का नागा है। अभी हाल में जो म्यांमार की सरकार है उसके ऊपर चारों तरफ जो है वहां पे विद्रोह हो रहे हैं, ये वहां के कबीले काचिन, कारेन वगैरह। तो उसने कोशिश करी हाल में कि जो म्यांमारी नागा हैं, जो कि खापलांग नागा है, उनसे वो शांति कर ले। तो ये शांति के बाद खापलांग ग्रुप के ऊपर से प्रेशर हट गया म्यांमार की फौज का, और उसने ताकत बढ़ाकर अपनी भारतवर्ष पे वार करना शुरू किया। 3 वार कर चुका है ये ग्रुप पिछले 3 महीनों में। 30 जाने जा चुकी हैं हमारी। तो अब अनिवार्य हो गया था, समय आ गया था कि हमको पलटवार करके एक सबक सिखाना होगा ये खापलांग नागा ग्रुप्स को, और जो ऐसे वहां पे उग्रवादी ग्रुप हैं जो समझते हैं कि वो भारतीय सेना पर वार करके म्यांमार में जाकर छुप सकते हैं और हमको ठेंगा दिखा सकते हैं। अब उनको सबक बिल्कुल क्लियर मिल गया है। बिल्कुल। आप भारतीय खून बहाकर आराम से नहीं बैठ सकते। आप जहां भी हो, हम आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको जो है जस्टिस के हाथ लाया जाएगा। बिल्कुल मेजर जनरल बख्शी साहब, आपकी भावनाओं को हमारी सेना ने करके दिखाया है, और केवल 5 दिन में। बिल्कुल, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। आज आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए कितने फक्र का दिन है। मैं सीधे चलता हूं सिन्हो साहब के पास। सिन्हो साहब, इससे चीन को भी एक सबक लेना चाहिए? जी नहीं, पहले तो चीन को तो सबक लेना ही चाहिए, पर असली में बात क्या है कि ये यूएनएलएफ ग्रुप जो अभी बना है, इसको वेस्ट ग्रुप है ये, इसमें 4 ग्रुप शामिल हैं। इसमें एक खपलांग ग्रुप है, दूसरा केआईओ काचिन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा उल्फा है, चौथा एनडीएफए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ असम जो कि बोडो से रिलेटेड है। अब ये अभी जो ग्रुप थे सारी एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट में छोटी मोटी एक्टिविटीज अलग अलग करते थे। चीन को काफी बौखलाहट हो गई है क्योंकि इंसर्जेंट की एक्टिविटीज काफी बांग्लादेश और म्यांमार से कम हो गई थी। परेश बरुआ चीन में जाकर के बैठा है, मास्टरमाइंड है, पहले भी चीन में रहा है, पहले भी उल्फा के बड़े बड़े ऑपरेशंस प्लान करता रहा है बांग्लादेश में। तो चीन को बौखलाहट को हटाने के लिए ये सब परेश बरुआ के साथ मिलकर के इन्होंने यूएनएलएफ ग्रुप बनाया है, जिसने ये एम्बुश जो है यहाँ पे काफी समय के बाद लगाया है। यूएनएलएफ ग्रुप एक मणिपुर में भी है जो कि मैटी ग्रुप है, जिसका वर्चस्व बढ़ रहा है। उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इस ग्रुप से एम्बुश करवाया है, और ये एम्बुश करके भाग निकलने की कोशिश की थी, जिससे कि जो मणिपुर का ग्रुप है आर्मी उनके ऊपर ऑपरेशन करे और उनका सफाया करे, और इस तरह से धीरे धीरे उसका सफाया होने के बाद इनकी इंटेंशन यही है कि अपना वर्चस्व जो है नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ाएं, चीन की मदद से, चीन की गाइडेंस से, परेश बरुआ की लीडरशिप से और उनकी ट्रेनिंग से। बिल्कुल सिन्हा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। परेश बरुआ ही चीन की मदद से ये पूरे हमले और ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है वो यही मिली है कि चीनी आर्मी के अधिकारी ने उल्फा नेता परेश बरुआ को कहा, परेश बरुआ ने एनएससीएन के नेता के खपलांग को कहा, और भारत के खिलाफ जो सीज फायर है उसको खत्म करवाया। तो ये पूरी साजिश थी जिसने मणिपुर के अंदर चांदेल में 4 जून को 18 सैनिकों की शहादत हो गई, जिसके चलते मणिपुर के अंदर ये कायराना हरकत की उग्रवादियों ने एक साथ मिलकर। लेकिन अब जाग गया है भारत। पहली सर्जिकल स्ट्राइक विदेशी धरती पर, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से, आर्टिलरी की मदद से, और पूरे के पूरे उग्रवादियों के उस कैंप को तबाह कर दिया भारत ने मात्र 5 दिनों के अंदर। इजराइल और अमेरिका की लीग में शामिल हो गया है भारत। क्या मायने हैं इसके, बहस करेंगे। उन्होंने सेना के 18 जवानों पर हमला किया था मणिपुर के चांदेल में 4 जून को। मात्र 5 दिनों के अंदर भारत ने यह सर्जिकल स्ट्राइक की है, पूरी तरह से कामयाब हुई है सर्जिकल स्ट्राइक। खुफिया ठिकाने उनके बने थे उन उग्रवादियों के जहां पर यह हमला किया गया है, और इस हमले में जितने उग्रवादियों को टारगेट किया गया था सभी को हल्कान कर दिया गया है, सभी का सफाया कर दिया गया है। सीधे चलते हैं रिटायर्ड डीजी बीएसएफ ईएन राममोहन साहब के पास। राममोहन साहब, कितना डिफिकल्ट होता है ये हेली ऑपरेशन?
जरूर बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन इस मामले में मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलना है, म्यांमार गवर्नमेंट इतना जल्दी परमिशन देते नहीं उनके एरिया में जाने के लिए। इस दफे इन्होंने बहुत जल्दी परमिशन दिया है और हमारा आर्मी ने चांस लेके अंदर घुस गया है और बड़ा अच्छा बदला दिया है। जी बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि यह भारत की कूटनीतिक जीत है एक तरीके की? Certainly, of course, it is a very great compliment to the government of India and the Indian Army in particular. मेजर जनरल बख्शी साहब, यहां पर जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने पॉलिटिकल विल की बात करी थी कि भारत में वो पॉलिटिकल विल आ गई है। हम फिर से एक सॉफ्ट नेशन माना जाता था कि भारत अब एक सॉफ्ट नेशन नहीं रहा। आज से कम उस पर यह दाग जो लगा हुआ था कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, सॉफ्ट नेशन हैं, वो दाग धुल गया है मोटे तौर पर। मैं यहां पर आपसे यह जानना चाहूंगा कि भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है लुक ईस्ट वाली, भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है कि अपने नेबर से संबंध बहुत अच्छे किए जाएं, म्यांमार से कोशिश लगातार होती रही है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस भी उस पर बढ़ा था, काफी हद तक बढ़ा था। लेकिन हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों पर जिस तरह से ध्यान देना शुरू किया, म्यांमार पर जिस तरीके से ध्यान दिया, आपको नहीं लगता कि वो जो कूटनीति भारत ने अपनाई है, जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाई है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर? माफ कीजिएगा, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। यहां पर हमारे साथ हमारे सबसे खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, सरकार की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल, और सवाल से पहले मैं भारत के सेना के जवानों को बधाई देना चाहूंगा, देश को बधाई देना चाहूंगा। शायद आप भी ये करना चाहें, क्योंकि भारत की आज ये बहुत बड़ी जीत है। ये जो एम्बुश हुआ एक हफ्ते पहले, ये एक तरह से जो आतंकवादी थे इनकी आदत पड़ती जा रही थी कि हमला करते थे और हमला करने के बाद ये वापस जिस देश से आए होते थे वहां भाग जाते थे, और उनको ये धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये बिल्कुल सुरक्षित है जब ये अपने देश में वापस लौट जाते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो सेना का जो एक्शन हुआ वो एक ऐतिहासिक एक्शन था, और जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उनको इजाजत दी कि आप उनको पीछा करके बर्बाद कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग से हमें पता चला कि 2 कैंप हैं और ये म्यांमार के अंदर थे। तो सेना की टुकड़ियों ने म्यांमार के अंदर जाकर हमला करके इन दोनों कैंपों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इसमें हमारी कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई और पूरी की पूरी स्पेशल फोर्सेस सुरक्षित वापस आ गई। ये एक तरह से एक मैसेज है सभी उन देशों के लिए जो ये मंशा रखते हैं भारत की तरफ आतंकवाद का, कि ये कोई कबड्डी का मैच नहीं है जहां आप अपने पाले में चले जाएंगे तो आपको कोई आउट नहीं करेगा। आप जहां पर भी होंगे हम अपने समय से और अपनी जगह चुनकर आपको नष्ट कर देंगे। अब सर, यहां पर एक बहुत बड़ी बात, और वो बात यह है कि आज देश फख्र के साथ कह रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की लीग में आ गए हैं, क्योंकि यही देश ऐसे थे जो सर्जिकल स्ट्राइक किया करते थे। देखिए, अपने देश को और अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना ये सरकार का दायित्व है, और जब एक मजबूत राष्ट्र है तो उस मजबूत राष्ट्र का एक मजबूत नेता भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ मजबूत निर्णय लेने भी बहुत जरूरी है। और आज एक ऐसा ही निर्णय लिया गया है, और साथ साथ ये संदेश भी हो गया, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तानी चाहे कहीं पे भी हो उनकी रक्षा हर हालत में करी जाएगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उन पड़ोसी देशों के लिए भी यह संकेत है जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। हम पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का भी उतना ही हाथ बढ़ा रहे हैं जितना हमेशा से बढ़ाते आए थे, लेकिन इतना क्लियर है कि टेररिज्म के मामले में 0 टॉलरेंस होगी, और उसमें हम पड़ोसी देशों से आग्रह भी करेंगे कि वो अपने अंदर जो टेररिस्ट आतंकवादी जो गुट है
उसको खुद खत्म करें, और अगर वो नहीं खत्म कर पाते और हमारे पर हमले होते हैं तो हम खत्म करेंगे। राज्यवर्धन राठौर जी, यहां पर जो बड़ा सवाल है कि सब लोग यही उम्मीद करते हैं भारत से कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे कड़े कदम उठाए, क्योंकि उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से देश हमेशा बड़ा परेशान रहता है। इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि चाहे कोई भी देश हो जो ऐसे इरादे रखता है जिससे भारत या भारतीयों को नुकसान पहुंचे, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कहां होगी, इसका इनिशिएटिव हमारे पास रहेगा। हम कब दोस्ती करेंगे, कब हम हमला करेंगे, इसका इनिशिएटिव भी हमारे पास रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है सर, वो ये है कि सिर्फ 4 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। यहां पर आर्मी की प्रिपेयर्डनेस को, खुफिया एजेंसी की प्रिपेयर्डनेस को आप दाद देंगे? भारतीय सेना बहुत ही काबिल सेना है, लेकिन एक काबिल सेना को एक काबिल लीडर की भी जरूरत होती है। ये ऐसे निर्णय आखिरकार पॉलिटिकल निर्णय होते हैं, और सरकार को इस पूरे माहौल को संभाल के रखना पड़ता है कि ये सारे पूरी के पूरे हालात अपने नियंत्रण में रहे। कितना एग्रेशन करना है, कितनी दोस्ती करनी है, किससे मदद लेनी है, और अपनी सेना को वापस सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, ये शुरुआत है। और जैसे मैंने कहा कि हम तैयार रहेंगे हर उस आतंकवादी हमले की जो देश को आहत पहुंचाएगा। आप खुद सेना से जुड़े रहे हैं, आज कितना फक्र महसूस कर रहे हैं आप? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से हर भारतीय का सीना आज फक्र से फूला होगा कि जो भी हमारे शहीद अभी तक हुए हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सर, एक बड़ी बात यहां पर यह है, और वो ये है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वैसे फॉरेन पॉलिसी तो कंसिस्टेंट रहती है, हर सरकारें अपने ढंग से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्होंने पड़ोसियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, म्यांमार पर बड़ा ध्यान दिया है। उनका कहना है कि पड़ोसी देशों से भारत सबसे पहले अपने संबंधों को सुधारे, उसके बाद अमेरिका भी जाए, चाइना भी जाए, जापान भी जाए, रशिया भी जाए, सब जगह जाए। म्यांमार के साथ उन्होंने संबंध बड़े सुधारे। हमारे जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि म्यांमार इतनी जल्दी अपनी धरती पर किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत नहीं देता है। कैसे मिली उनसे ये परमिशन? क्या ये एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत की? प्रधानमंत्री मोदी जी जो जितने भी देश गए वहां पर जाकर अपनी दोस्ती और घनिष्ठ करी। भारत के ऊपर जो बार बार आतंकवादी हमले होते हैं उसको भी बहुत बेहतर तरीके से उनके सामने अपना पक्ष रख पाए, और ये इस दोस्ती का आज भारत के उभरे हुए इंटरनेशनल स्टेटस का आज ये फायदा है कि हम किसी दूसरे देश की टेरिटरी के अंदर जाकर वहां पर जो आतंकवाद का गुट है उसको बर्बाद करके वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, और ये डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के लिए और सेना के लिए एक नई एवेन्यू की शुरुआत है, क्योंकि ये सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, यानी भारतीय सेना के लिए, भारत सरकार के लिए नए एवेन्यूज खुल गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की जमीन पर या भारतीयों के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसके ऊपर हम सख्ती से पेश आएंगे, अपना समय चुनेंगे, अपनी जगह चुनेंगे, लेकिन जिस भी आतंकवादी गुट ने हमला करा है उसको नष्ट करेंगे। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत अब एक सॉफ्ट नेशन से निकलकर एक हार्ड नेशन बनता जा रहा है, जिसकी अपनी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, क्योंकि भारत ने आज पहली बार एक सर्जिकल स्ट्राइक की है किसी विदेशी धरती पर जाकर, और वहां पर उग्रवादियों को, ऐसे लोग जो आतंक फैलाते हैं भारत की धरती पर, जिन्होंने सेना के 18 जवानों को शहीद कर दिया, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करके सभी उन लोगों को मार गिराया है जो भारत में आकर खून खराबा करते हैं, निर्दोष लोगों को की जानें लेते हैं। हमारे तमाम खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।